Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 5 of Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 60. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 5 के सेक्शन 59 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 60 से। सेक्शन 60 बात करता है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। इस सेक्शन में बात की गई है कि जो इंतखाब के लिए नामजदगी है वो उसका क्या तरीकाकार है। सब सेक्शन 1, एनी वोटर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी मे प्रपोज और सेकंड द नेम ऑफ एनी क्वालिफाइड पर्सन टू बी अ कैंडिडेट फॉर मेंबर फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि किसी भी हलके का रजिस्टर्ड वोटर किसी भी अहल शख्स को इस हलके का उम्मीदवार खड़ा करने के लिए उसका प्रोपोज़र या सेकेंडर बन सकता है। प्रोपोज़र यानी कि जो उसको सजेशन देता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और सेकेंडर जो इस सजेशन देने वाले बंदे की तायीद करता है, उसको फर्दर इंडोर्स करता है। बट यहाँ पर प्रोवाइजो क्या कहती है, दैट नो वोटर शैल सब्सक्राइब टू मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर। लेकिन एक वोटर सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए तजवीज़ या तायीद कर सकता है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता। उसके बाद है सब सेक्शन 2, एवरी नॉमिनेशन शैल बी मेड बाय अ सेपरेट नॉमिनेशन पेपर ऑन फॉर्म ए साइंड बाय बोथ प्रोपोजर एंड सेकेंडर एंड शैल ऑन सोल्म एफर्मेशन मेड एंड साइंड बाय द कैंडिडेट बी अकम्पनीड बाय। दूसरी बात की गई है कि हर जो नामजदगी होगी वो अलग फॉर्म ए पर होगी जिस पर बाकायदा इस प्रोपोज़र और सेकेंडर के सिग्नेचर्स होंगे और साथ ही साथ कैंडिडेट का तहरीरी हल्फिया बयान भी शामिल होगा जिसमें वो क्या क्या चीज़ों के बारे में बताएगा। अब आगे बताया है, नंबर 1, a declaration that he has consented to the nomination and that he fulfills the qualifications specified in Article 62 and is not subjected to any disqualification specified in Article 63 for being elected as a member। सबसे पहले कि वो इस नामजदगी पर जो है वो अपनी कॉन्सेंट शो करेगा। सेकेंडली वो साथ ही साथ ये बताएगा कि वो आइन के आर्टिकल 62 के तहत क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहा है और आर्टिकल 63 के तहत वो डिसक्वालीफाई नहीं है मेंबर्स इलेक्ट होने के लिए। सेकेंडली, अ डिक्लेरेशन दैट बिफोर द डेट फिक्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर ही विल ओपन एन एक्सक्लूसिव अकाउंट और डेडिकेट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट विद अ स्केड्यूल बैंक फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। दूसरी बात की है कि वो इलेक्शन के जितने भी अखराजात हैं उनके लिए एक बैंक अकाउंट खोलेगा, या अगर उसका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसी अपने एक बैंक अकाउंट को इस चीज़ के लिए स्पेसिफाई कर देगा। इस अकाउंट की जो स्टेटमेंट होगी, बैंक स्टेटमेंट, वो भी अपने इन नॉमिनेशन पेपर्स के साथ अटैच करेगा और जो अकाउंट स्टेटमेंट होगी वो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से 7 दिन पहले की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। साथ ही साथ अपना ये कैंडिडेट आईडी कार्ड की कॉपी भी अटैच करेगा। एंड लास्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज ऑन द प्रीसीडिंग 30 डे ऑफ जून ऑन फॉर्म बी। इसके अलावा कैंडिडेट जो खुद उम्मीदवार है, उसके बीवी और बच्चे जितने भी जो उस पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट है, वो उनके असासजात जितने भी एसेट्स हैं या जितने भी वाजिबात हैं उनकी तफसील सारी की सारी फॉर्म बी के ऊपर लिखेगा, जो कि लास्ट 30 जून से लेकर अब तक के जितने भी असासजात या वाजिबात हैं उनको मेंशन करेगा फॉर्म बी के ऊपर। नेक्स्ट है सब सेक्शन 3, एवरी नॉमिनेशन पेपर शैल बी डिलीवर्ड टू द रिटर्निंग ऑफिसर बाय द कैंडिडेट और हिज प्रोपोजर और सेकेंडर और इफ सो ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द कैंडिडेट बाय हिज नॉमिनी एंड द रिटर्निंग ऑफिसर
shall acknowledge the receipt of nomination paper। अब इसमें बात की गई है कि ये जो नॉमिनेशन पेपर हैं ये उम्मीदवार खुद या फिर उसका जो तजवीज़ कनिंदा है या तायद कनिंदा है, जिसको हम सेकेंडर या प्रोपोज़र कहते हैं, या फिर उम्मीदवार का कोई ऑथराइज्ड बंदा है, वो इन पेपर्स को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकता है। यानी कि कैंडिडेट खुद, उसका प्रोपोज़र, सेकेंडर या कोई भी ऑथराइज बंदा इन नॉमिनेशन पेपर्स को सबमिट करवा सकता है। फिर इसी के साथ एक एक्सप्लेनेशन दी है, ऑथराइजेशन इन फेवर ऑफ एन एडवोकेट शैल बी attested by a notary appointed under the Notary Ordinance and a oath commissioner appointed under Oath Act or any government servant in Basic Pay Scale 17। अगर कोई एडवोकेट किसी भी कैंडिडेट की नुमाइंदगी करे तो फिर उसकी ऑथराइजेशन बाकायदा नोटरी पब्लिक से, जो कि नोटरी ऑर्डिनेंस के तहत जो है अपॉइंट किया हो, या फिर ओथ कमिश्नर जो ओथ एक्ट के अंडर अपॉइंटेड हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो कि 17 ग्रेड का हो या 17 ग्रेड से ऊपर का हो, उससे बाकायदा तस्दीक शुदा होनी चाहिए। उसके बाद है सबसेक्शन 4, a person may be nominated in the same constituency by not more than 5 nomination papers। अब एक उम्मीदवार कितने कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है? तो एक ही हलके के लिए एक उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 5 नामजदगी फॉर्म जो है वो जमा करा सकता है। नेक्स्ट है, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल असाइन अ सीरियल नंबर टू एवरी नॉमिनेशन पेपर एंड इंडोर्स्ड ऑन द नॉमिनेशन पेपर द नेम ऑफ द पर्सन प्रेजेंटिंग इट, द डेट एंड टाइम ऑफ रिसीट एंड इन्फॉर्म सच पर्सन ऑफ द टाइम एंड प्लेस एट विच ही शैल होल्ड स्क्रूटनी। अब हर नॉमिनेशन पेपर को एक सीरियल नंबर दिया जाएगा और उस फॉर्म के ऊपर जमा कराने वाला जो भी नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा और साथ ही साथ डेट और टाइम भी लिखी जाएगी कि किस डेट को ये नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए गए हैं, और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर इस नॉमिनेशन पेपर्स को जमा कराने वाले शख्स को स्क्रूटनी का बाकायदा टाइम और वेन्यू भी बताएगा कि कब इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की जाएगी। नेक्स्ट इज द रिटर्निंग ऑफिसर शैल कॉज टू बी अफिक्स्ड एट अ कॉन्स्पिशियस प्लेस इन हिज ऑफिस अ नोटिस ऑफ एवरी नॉमिनेशन पेपर रिसीव्ड बाय हिम कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट। फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर जो भी कागजात नामजदगी मौसूल होंगे इसको, वो उनकी तमाम डिटेल्स अपने ऑफिस के बाहर किसी भी नुमाया जगह पर जो है वो लगाएगा जिसमें उस कैंडिडेट्स की तमाम डिटेल्स जो हैं वो मेंशन्ड होंगी। नेक्स्ट है द रिटर्निंग ऑफिसर शैल, अब रिटर्निंग ऑफिसर मजीद क्या क्या करेगा? Make the nomination paper along with the annexures open to the inspection by the public। जो भी नॉमिनेशन पेपर्स हैं या उसके साथ जो भी कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी दस्तावेज़ात हैं, उनको जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शंस के लिए अवेलेबल रखेगा। सेकेंडली, इशूज़ द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इन सच मैनर ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी एज में बी प्रेस्क्राइब। फिर इन डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो भी जनरल पब्लिक को प्रोवाइड की जाएंगी जब वो एक ख़ास फ़ी जो है वो पे करेंगी इस रिटर्निंग ऑफिसर को, जो फ़ी इस एक्ट में जो है या रूल्स में बताई गई है। सो सिंपली सेक्शन 60 ने हमें क्या बताया? सेक्शन 60 ने हमें सिंपली ये बताया कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो कौन कौन सबमिट कर सकता है, नॉमिनेशन पेपर सबमिट होने के बाद फिर क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद ये नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी कब होगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 61 के ऊपर। सेक्शन 61 बात करता है डिपॉजिट्स की। सेक्शन 61 में बताया गया है कि जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए हैं उनसे रिलेटेड फ़ी क्या होगी। सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू सेक्शन 2 द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस द सम ऑफ 30,000 रुपीज़ फॉर इलेक्शन टू सीट इन नेशनल असम्बली एंड 20,000 रुपीज़ फॉर इलेक्शन टू सीट इन प्रोविंशियल असम्बली इज़ डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट। अगर कोई शख्स कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो खुद या उसकी तरफ से उसका एजेंट या प्रोपोज़र या सेकेंडर 30,000 रुपये जो है फ़ी जमा कराएगा। इसी तरह अगर कोई सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे 20,000 रुपये फ़ी जमा करानी होगी। अब ये फ़ी जमा कराने का क्या तरीक़ाकार है? नंबर 1,
इन कैश विद द रिटर्निंग ऑफिसर, पहले या तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को नकद रकम देंगे, सेकेंडली थ्रू द बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, या इस रिटर्निंग ऑफिसर के नाम पर बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा, thirdly in cash or in a specified account with any branch of National Bank of Pakistan, receipt of to which should be produced before the returning officer, या फिर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में किसी स्पेसिफिक अकाउंट में ये रकम सबमिट कराएंगे और जिस अकाउंट में सबमिट करवाएंगे उसकी रसीद लाकर रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाई जाए। सो इन तरीकाकार के मुताबिक आप नॉमिनेशन पेपर्स की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है सबसेक्शन 2, not more than one deposit under subsection 1 shall be required in case of the person who has been nominated as a candidate by more than one nomination paper। इसमें कहा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, ऊपर हमने क्या कहा था, एक हल्के में 5 बार जमा करवा सकता है। सो अगर उसने एक से ज़्यादा जमा करवाए हैं तो फ़ी उसे सिर्फ एक ही बार सबमिट करवानी होगी, बार बार वो फ़ी सबमिट नहीं करवाएगा। थर्ड इज द सम डिपॉजिटेड शैल बी नॉन रिफंडेबल। अब ये जो आप फ़ी जमा कराएंगे ये आपको रिफंड नहीं होगी, ये वापस नहीं की जाएगी, ये नाकाबिले वापसी है। सो सेक्शन 61 ने सिंपली क्या कहा, कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 30,000 रुपये और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को 20,000 रुपये की जो फ़ी है वो जमा करवानी होगी। ये रकम डायरेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को कैश भी दी जा सकती है उसके नाम पर बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए, या नेशनल बैंक के मखसूस अकाउंट में जमा करके उसकी रसीद दी जा सकती है। अगर एक शख्स ने कई कागजात नामजदगी दिए हैं तो फ़ी सिर्फ एक ही बार जमा करवानी है और ये जो फ़ी आप जमा कराएंगे ये नॉन रिफंडेबल है, नाकाबिले वापसी है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 62 के ऊपर। सेक्शन 62 बात करता है स्क्रूटनी की। अब है जो नॉमिनेशन पेपर्स की जांच पड़ताल होगी वो किस तरह से होगी। सो सब सेक्शन 1, any voter of any constituency may file objections to the candidature of a candidate of that constituency who has been nominated or whose name has been included in the party list submitted by a political party for election to an assembly before the returning officer specified by the Commission for Scrutiny of Nomination Papers। पहली बात की है कि किसी भी हलके का वोटर किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब किस तरह की ऑब्जेक्शन, या तो ये उस कैंडिडेट की नामजदगी से रिलेटेड हो सकती है या पार्टी लिस्ट में जो उसका नाम ऐड किया गया है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब ये ऑब्जेक्शन किसके सामने रेज करनी है, आपने ये ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रेज करनी है, उस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जिसको इलेक्शन कमीशन ने इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी के लिए अपॉइंट किया हो। Subsection 2, the candidates, their election agents, the proposers, seconders and any person authorized in this behalf by each candidate and a voter who has filed an objection under subsection 1 may attend the scrutiny of nomination papers and the returning officer shall give them opportunity for examining all the nomination papers। अब उम्मीदवार जो उसका एजेंट है या फिर उसका जो प्रोपोजर या सेकेंडर है या फिर हर उम्मीदवार की तरफ से जो अपॉइंटेड या ऑथराइज्ड बंदा है या वो वोटर जिसने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज की है वो एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें बाकायदा इन नॉमिनेशन पेपर्स का जो जायज़ा लेने का जो है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। सबसेक्शन 3, अ वोटर हु हैज़ फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन शैल ओनली अटेंड द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर ऑफ दैट कैंडिडेट। अब जिस वोटर ने किसी खास कैंडिडेट पर ऑब्जेक्शन रेज की होंगी वो सिर्फ उसी कैंडिडेट की नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी के टाइम पर शरीक जो है वो हो सकता है, वहाँ पर मौजूद हो सकता है। Subsection 4, the returning officer shall in the presence of person attending the scrutiny examine the nomination paper and decide the objection raised by any such person। ये रिटर्निंग ऑफिसर इन तमाम लोगों की मौजूदगी में कागजात नामजदगी का जायज़ा लेगा और जो भी ऑब्जेक्शंस रेज की गई हैं उनको डिसाइड करेगा।
Next is the returning officer may for the purpose of scrutiny require any authority or organization including the financial institution to produce any document or to furnish any information as may be necessary to determine the facts relating to the objection. ये रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी इदारे से, कोई भी मालियाती इदारा जैसे बैंक वगैरह है, उनसे डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो कि ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हैं, ताकि इस ऑब्जेक्शन को वन वे और द अदर डिसाइड किया जाए. The returning officer shall not inquire into correctness or validity of any entry in electoral roll. लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर वोटर लिस्ट में की गई एंट्रीज की लीगैलिटी या उसकी करेक्टनेस पर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता. उसके बाद है सबसेक्शन 7. द रिटर्निंग ऑफिसर वाइल स्क्रूटनाइजिंग द नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन विच. अब रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी कैंडिडेट से. कौन सा क्वेश्चन? which has no nexus with the information supplied in the nomination paper, जिसका ताल्लुक नॉमिनेशन पेपर्स में दी गई मालूमात से ना हो. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने नॉमिनेशन पेपर में दी है उससे हट कर रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता. सेकेंडली, हैज़ नॉट अराइजन फ्रॉम द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी पर्सन और फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, या फिर जो किसी भी ऑब्जेक्शन या फिर उन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो जो कि नॉमिनेशन पेपर्स में दी गई हैं. नेक्स्ट है द डिक्लेरेशन सबमिटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 60 shall can only be questioned by returning officer if there is a tangible material to the contrary available on the record. अब सेक्शन 60 के अंदर हमने कहा था कैंडिडेट एक तहरीरी हल्फिया बयान देगा. अब उस कैंडिडेट ने जो भी बयान दिया है, रिटर्निंग ऑफिसर उस बयान पर सिर्फ उसी वक्त क्वेश्चन रेज कर सकता है जब उसके पास इस डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद हो, अदरवाइज वो नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज subject to this section the returning officer may on either of his own motion or upon an objection conduct a summary inquiry or may reject a nomination paper. अब ये रिटर्निंग ऑफिसर समरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद किसी भी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसे लगता है. क्या लगता है? नंबर 1, द कैंडिडेट इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, कि ये जो उम्मीदवार है ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, क्वालिफिकेशन पे पूरा नहीं उतर रहा. सेकेंडली, द प्रोपोजर और द सेकेंडर इज़ नॉट क्वालिफाइड टू सब्सक्राइब टू नॉमिनेशन पेपर, या इसका तजवीज़ कनिंदा या तायद कनिंदा जो है वो अहल नहीं है. थर्ड इज़ any provision of section 60 and section 61 has not been complied with or has been given the false information. section 60 या section 61 पर अमल दरामद नहीं किया गया, या फिर false information प्रोवाइड की गई हैं, या फिर the signature of the proposer is not genuine, या फिर इन दोनों में से किसी का भी सिग्नेचर जो है वो असली ना हो तो वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर सकता है. फिर इसके साथ एक प्रोवाइजो है, वो क्या कहती है? द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर शैल नॉट इनवैलिडेट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट बाय एनी अदर वैलिड नॉमिनेशन पेपर. अगर किसी उम्मीदवार ने एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हों और उनमें से कोई एक जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए तो बाकी जो हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे, बाकी जो हैं उनकी वैलिडिटी पर कोई भी असर नहीं होगा. सेकेंडली, the returning officer shall not reject a nomination paper on the ground of any defect which is not of substantial nature and may allow any such defect to be remedied forthwith, including an error to the name, serial number in the electoral roll or other particulars of the candidate. जो जितनी भी मामूली गलतियां हैं इन नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर, मसलन उसका नाम या जो वोटर लिस्ट है उसका नंबर, इनकी बिना पर किसी भी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको देन एंड देयर करेक्ट करने की इजाज़त दी जाएगी. नेक्स्ट है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 9. सबसेक्शन 9 में जो बात की गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए, वेयर अ कैंडिडेट डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ द लोन, टैक्स और गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस पेएबल बाय हिम ऑफ विच ही इज अनअवेयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ हिज नॉमिनेशन पेपर, सच नॉमिनेशन पेपर शैल नॉट बी रिजेक्टेड. अगर
किसी कैंडिडेट को ये पता नहीं था कि उस पर कोई कर्ज वगैरह है या उसने कोई टैक्स अदा करने हैं या कोई भी सरकारी वाजिबात हैं या यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, और उसने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा दिए। अब जब उसे मालूम हुआ है नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने के बाद और वो इन टैक्सेस या इन यूटिलिटी बिल्स को अदा कर देता है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसकी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। Next is the returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting it, and in case of rejection record the reasons for his decision. रिटर्निंग ऑफिसर हर फॉर्म के ऊपर ये चीज़ वाज़ेह करेगा कि नॉमिनेशन पेपर्स कौन से एक्सेप्ट हो गए हैं और कौन से रिजेक्ट हो गए हैं, या अगर किसी पर कोई ऑब्जेक्शन लगी है तो फिर उनकी रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा कि किस वजह से ये नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। सो सिंपली सेक्शन 62 ने क्या कहा, किसी भी हल्के का वोटर किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ये तमाम लोग एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी मौजूद हो सकते हैं। कौन लोग? उम्मीदवार, उसका एजेंट, प्रोपोजर, सेकेंडर या उसका कोई भी ऑथराइज्ड बंदा, और ये ऑब्जेक्शन रेज करने वाला वोटर। रिटर्निंग ऑफिसर इन ऑब्जेक्शंस को सुनेगा और फैसला देगा। वो किसी भी इदारे से रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है, जैसे बैंक से या FPR से। इसी तरह वो वोटर लिस्ट में जो भी एंट्रीज की गई हैं उनकी लीगैलिटी पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। किसी भी कैंडिडेट से गैर मुतलका सवाल नहीं पूछे जा सकते। अगर किसी उम्मीदवार ने कोई झूठा बयान दिया है और इसका सबूत रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद है तो वो उसकी उन नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर सकता है। अगर नाम या सीरियल नंबर की कोई मामूली गलती मौजूद होगी तो वो उसी टाइम करेक्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को अपने किसी टैक्सेस या लोन वगैरह का इल्म नहीं है और वो बाद में ये टैक्सेस या ये लोन पे कर देता है तो इसकी बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर हर नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के साथ साथ रीजंस भी बताएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 63 के ऊपर। सेक्शन 63 बात करता है अपील अगेंस्ट दी स्क्रूटनी ऑर्डर। अब रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील की बात की गई है। सबसेक्शन 1, a candidate or the objector may within the time specified by commission file an appeal against the decision of returning officer rejecting or accepting a nomination paper to an appellate tribunal constituted by of a person who is the judge of the high court appointed by commission in consultation with chief justice of high court। अगर किसी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाए तो वो उम्मीदवार या ऑब्जेक्शन रेज करने वाला वोटर इलेक्शन कमीशन के बताए हुए टाइम पीरियड के अंदर इसके फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। अब ये अपील कहाँ फाइल की जाएगी? ये अपील एक एपिलेट ट्राइब्यूनल में फाइल की जाएगी। उस एपिलेट ट्राइब्यूनल में हाई कोर्ट का एक जज अपॉइंट किया जाएगा जिसे बाकायदा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट की मुशावरत से अपॉइंट किया जाएगा। फिर प्रोवाइजो कहती है that where the number of the appeal so necessitate, the commission may appoint a person as a tribunal who has been a judge of the high court in consultation with chief justice of the high court concerned। अगर अपीलों की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर हाई कोर्ट के साबका जज को भी ट्राइब्यूनल के जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद। उसके बाद है सबसेक्शन 2, एन एपिलेट ट्राइब्यूनल शैल समरीली डिसाइड एन अपील फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाय कमीशन एंड एनी ऑर्डर पास्ड ऑन अपील शैल बी फाइनल। अब ये एपिलेट ट्राइब्यूनल जल्द से जल्द इस अपील को जो है वो डिसाइड करेगा। कितने टाइम पीरियड के अंदर करेगा? वो टाइम पीरियड जो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिक्स करेगा। उस टाइम पीरियड में इस अपील को डिसाइड होना होगा और जो ये एपिलेट ट्राइब्यूनल फैसला देगा वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। Next is, if the appellate tribunal is not able to decide the appeal within the time fixed by commission under subsection 2, the appeal shall abate and decision of the returning officer shall be final।
अगर ये एपीलेट ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन के बताए हुए टाइम पीरियड के अंदर किसी अपील का फैसला ना कर सके तो वो अपील जो है वो ख़त्म समझी जाएगी और जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला होगा वो उसको फाइनलिटी इख्तियार हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, इफ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और मटेरियल कमिंग टू इट्स नॉलेज बाय एनी सोर्स द एपीलेट ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैंडिडेट हुज नॉमिनेशन पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड इज अ डिफॉल्टर ऑफ द लोन टैक्सेस और गवर्नमेंट ड्यूज और हैड एनी लोन रिटन ऑफ एंड हैज विलफुली concealed such fact and suffers from any disqualification from being elected as a member, it may on its own motion call upon the candidates to show cause। अब यहाँ पर सुमोटो एक्शन की बात की गई है कि अगर एपीलेट ट्राइब्यूनल को किसी भी सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी उम्मीदवार ने कोई लोन वगैरह पे करना है या उसने कोई टैक्स वगैरह देना है या कोई यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं या उस पर कोई भी लाइबिलिटीज़ हैं और इसने जानबूझकर इन इंफॉर्मेशन को छुपाया है या वो किसी भी और लीगल वजह से जो है वो क्वालिफिकेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो ये जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है उस उम्मीदवार को एक शो कॉज नोटिस देगा और उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अगर ये उम्मीदवार इन जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है इसको सेटिस्फाई ना कर सके और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो साबित हो जाए तो फिर ये जो ट्राइब्यूनल है एपीलेट ट्राइब्यूनल वो उसकी जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिजेक्ट कर सकता है। सो सिंपली सेक्शन 63 ने क्या कहा कि अगर किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाता है या फिर एतराज़ करने वाला जो वोटर है वो अपील फाइल कर सकता है। ये अपील जो है वो हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक एपीलेट ट्राइब्यूनल में दायर की जाएगी। ट्राइब्यूनल जो है वो जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाएगा और ये जो फैसला सुनाएगा वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। अगर जो ट्राइब्यूनल है वो इलेक्शन कमीशन के बताए हुए टाइम पीरियड के अंदर अपील का फैसला नहीं दे सकता तो अपील ख़त्म समझी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को फाइनलिटी इख्तियार हो जाएगी। अगर ये ट्राइब्यूनल को किसी भी जराए से पता चलता है कि किसी उम्मीदवार ने कोई टैक्स या कर्जा वगैरह अदा करना है तो वो सू मोटो एक्शन लेते हुए इससे वजाहत मांग सकता है और इसके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।